से हो, उम्मीद करता हूँ मस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का जो सब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल, और भूगोल में जो अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, उस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संसाधन क्या होता है। संसाधन को परिभाषित करना है। संसाधन किसे कहते हैं? तो एक बात याद रखिएगा, हर वो चीज़ जो आपके कामों को आसान बनाए, जिस वस्तु का उपयोग मानव अपने कार्यों को सरल बनाने के लिए करता है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। आपका बैग जो किताब रखने का काम करता है, आपका साइकिल जो आपको कोचिंग स्कूल पहुंचाने का काम करता है, ठीक ना, आपका पेन जो लिखने का काम करता है। तो जिस वस्तु का उपयोग, ध्यान रखिएगा इस बात को, जिस वस्तु का उपयोग मानव अपने कार्यों को सरल बनाने के लिए करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे जल, पेड़ पौधा, भूमि, जल, ये सब के सब क्या है जी? संसाधन है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन क्या है। देखिए चिपको आंदोलन क्या है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। बाबू इधर 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 देखिए, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन ये आपको जो है भूगोल का क्वेश्चन है, तो भूगोल के अनुसार हम बताएंगे आपको, ठीक ना। तो वैसे अलग अलग में दिया हुआ है। इस उत्तर प्रदेश, चलिए उत्तराखंड भी देता है उसे। देखिएगा उत्तर प्रदेश डेहरी गढ़वाल, आप लिखिएगा अगर भूगोल का क्वेश्चन होगा तो लिखिएगा उत्तर प्रदेश डेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। पर्वतीय जिला में जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो आप कहिएगा कि चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, ठीक है। और ये उन्होंने कब काम किया जी? 1972 में किया था। यह आंदोलन क्या किया था? शुरू किया था, जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। और इसमें होता क्या था कि इसमें जो स्थानीय निवासी थे देखिएगा, जिसमें स्थानीय निवासी लोग जो है ठेकेदारों कुल्हाड़ी से जो हरे भरे पौधे को काट रहे थे, तो काटते हुए देह को बचाने के लिए आगोश में आकर के क्या करते थे वो लोग पेड़ से लिपट जाते थे और कहते थे कि पहले मुझे काटो तब इस पेड़ को काटो, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कैंसर के उपचार, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। कैंसर के उपचार में वन का क्या योगदान है? जो कैंसर बीमारी होता है उसके उपचार में जो है बताना है कि इसकी क्या योगदान। देखिएगा वनों में बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार कैंसर रोग के उपचार के लिए सदाबहार वृक्ष के छाल होता है, एगो टैक्सस होता है, एक बेकेटा होता है, एक एवं टी ब्रहीफोलिया होता है। ये सब जो होता है पेड़ पौधे का नाम है, जो टैक्सोल प्राप्त करके कैंसर का उपचार किया जाता है। क्वेश्चन है कि 10 लुप्त पशुओं का नाम बताना है। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम बताना है। तो लिख लीजिएगा, कृष्णसार है, चीतल है, भेड़िया है, अनुप मृग है, बारहसिंगा है, नीलगाय है, चीत है। ये सब धीरे धीरे जो है, सब गैंडा हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब धीरे धीरे जो लुप्त होते जा रहा है। उसके नीचे और सारा लिस्ट आप लिख सकते हैं। अगला है वन जीवों के हाथ से। याद देखिए क्या कह रहा है, वन जीवों के हाथ से में प्रदूषण की सब जो समस्या है उस पर विचार करो। प्रदूषण जनित समस्या, बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, देखिएगा मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालना है कि मैग्नीज के बारे में बताना है। तो देखिएगा मैग्नीज का उपयोग जंग रोधी इस्पात बनाने, मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला है इसका उपयोग किस में होता है। देखिएगा इसका उपयोग जो है शुष्क बैटरियों के निर्माण में होता है, फोटोग्राफी के रूप में होता है, चमड़ा के रूप में होता है, और माचिस के रूप में होता है। माचिस की जो तिल्ली बनता है ना माचिस के रूप में। चलिए अगला जो है सज्जा, अल्युमिनियम का उपयोग बताइएगा कि अल्युमिनियम का उपयोग कहाँ होता है। देखिएगा अल्युमिनियम का जो उपयोग होता है वायुयान के निर्माण में, उसके बाद से आप ध्यान रखिएगा वायुयान के निर्माण में, विद्युत उपकरण में, घरेलू सामान में, और जो है बर्तन बनाने में, सफ़ेद सीमेंट जो बनता है उसमें, और बहुत सारी रासायनिक वस्तुएं होती हैं जिसमें जो है आपका किसका प्रयोग, अल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो अल्युमिनियम का आजकल दरवाज़ा भी लग रहा है ना जी, खिड़की भी लग रहा है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अभ्रक का उपयोग बताना है। अभ्रक का उपयोग देखिएगा, अभ्रक का उपयोग जो प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक में दवाओं में होता रहा है, ठीक है ना। तथा इसका उपयोग जो है इसके साथ साथ कहाँ विद्युत उपकरण में भी किया जाता है। याद रखिएगा प्राचीन काल से आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग जो विद्युत उपकरण में करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर जो है तो है क्या होता है।
चूना पत्थर की उपयोगिता क्या होता है? चूना पत्थर का उपयोगिता होता है सीमेंट बनाने के लिए, लोहा इस्पात बनाने के लिए और रसायन उद्योग बनाने के लिए, और उर्वरक चाहे कागज चीनी उद्योग में भी होता है चूना पत्थर का उपयोग। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, खनिज के मुख्य विशेषता देख लीजिए। चलिए, ये है आपका। अब आगे देखिएगा, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोल से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है और वैसलीन भी बनता है। ठीक है, अब पेट्रोलियम से क्या होता है जी? तो पेट्रोलियम से अनेक चीज़ बनता है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर क्या होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक कृषि क्या होता है और निर्वाह कृषि क्या होता है? देखिए, व्यापारिक कृषि मुख्य रूप से जो है आपको व्यापार करने के उद्देश्य से किया जाता है, और इसमें मुख्य रूप से गन्ना हो गया, दो गन्ना बहुत रोपिएगा तो कितना खाइएगा, चाय हो गया कितना पीजिएगा, कॉफ़ी है, रबर है, ये सब जो है व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आता है। जबकि निर्वाह कृषि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, निर्वाह का मतलब क्या होता है? निर्वाह कृषि में उन फसलों को उगाया जाता है जिससे मानव की जीविका चल सके, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मतलब जिससे आपका भोजन चल सके, उसको निर्वाह कृषि कहते हैं, और जो इसको बेचा जाता है उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। ठीक है, चलिए, आपको पता ही होगा कि भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के निर्माण, ये सब आपको पता ही है। अब इस क्वेश्चन को आप मस्ट वीवीआई करके याद कर लेंगे कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के बारे में बताइए। देखिएगा क्या होता है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता क्या होता है? प्रमुख कारण, जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ना, जनसंख्या बढ़ रहा है। दूसरा होगा कि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो कृषि भूमि क्या होगा? कम हो जाएगा, और जब कम होगा तो खेत का आकार छोटा हो जाएगा, और जब छोटा हो जाएगा तो सिंचाई की कमी हो जाएगी, और उसमें कम पूंजी भी निवेश होता यानी करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति से हम यही समझते हैं कि उच्च किस्म के बीज, खाद, उर्वरक तथा नए कृषि उपकरण और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके जो है गेहूं के फसल में अशांतरित बढ़ोतरी की गई, और जिससे ही हम लोग क्या कहते हैं? हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन मंटू सर का वीवीआई क्वेश्चन है, और इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया भी है, रिपीट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता। देखिएगा हम ध्यान से क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता। ये पहला है कि यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है, याद रखिएगा। पहला क्या है जी? ये देश के आर्थिक जीवन का प्राण है, ये नहीं रहेगा तो देश कैसे चल पाएगा। उसके नीचे लिखा कि भारत में लगभग 2/3 लोग जो है जीविका कृषि पर आधारित हैं अभी भी। ठीक है, यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? जो भारत के लोग हैं वो अपने से कमाते हैं और अपने से खाते हैं उपास के। ठीक ना, तो इस बात को आप याद रखेंगे। देखिएगा, कृषि के द्वारा ही बहुत से उद्योगों की कच्चे माल की जो प्राप्ति हो पाती है। ठीक है, जैसे चीनी बनता है ना जी, जूट कपास हो गया, देखिएगा जूट कपास, और क्या दिया हुआ है बस। ठीक है, जलवायु और धरातल के ये आपको देखना है, देखिएगा। अगला, जलवायु, मिट्टी एवं धरातल के विविधता के कारण भारतीय कृषि अनेक प्रकार के फसलों का जो उत्पादन करती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है, जो राष्ट्र का आय है, और देश के लगभग 34% आय जो है कैसे प्राप्त होता है? तो कृषि से प्राप्त होता है, और पक्की सड़कें वाला राज्य भी क्या होता है? लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? भारत तेल परिवहन की प्रमुख विशेषता बताना है। तो भारतीय तेल परिवहन की प्रमुख विशेषता, पहला, छोटे शहर को महानगरों एवं बड़े शहर से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जा रही है। ठीक है, अगला, माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर और वैगन होता है माल गाड़ियों में लादी जा रही है। तीसरा लिखिएगा, ट्रेन की दुर्घटना को रोकने के लिए जो इंजनों में एक रक्षा कवच ACD की व्यवस्था करी जा रही है। अगला है, भारत के विभिन्न डाक चैनल, जो कि आपको याद रखना है, चाहे मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, दस्तावेज चैनल है। ठीक है, ये वाला देखिएगा ध्यान से। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में, तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग जो था वो कौन सी? पहल का है। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्टिव पूछा भी था, इसको ध्यान से देखेंगे हम। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, यह कहाँ से कहाँ जाती है? तो इलाहाबाद से हल्दिया जाती है। इसकी दूरी कितनी है जी? 1620 किलोमीटर। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, यह सदिया से
धुबरी तक जो जाती है 1891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी से क्या हुई है, विकसित हुई है। और इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन लघुत्तरी में है, जो किसी लड़का का प्रश्न था। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, तो बिहार में देखिए, बिहार में अधिक से अधिक भूमि कृषि योग्य है। बिहार में अधिक से अधिक भूमि कैसा है, किसान जो है करने वाला, खेती जोतने वाला, यानी कृषि भूमि है। इसलिए यहाँ लगभग सभी फसल उगाई जाती हैं। और ये कृषि भूमि है, तो कृषि भूमि है तो लगभग लगभग हमारे यहाँ सभी फसलें जो है रोपा जाता है। ठीक है, सभी फसलें उगाई जाती हैं। धान की खेती के लिए भी क्या होता है, यहाँ उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं, उपयुक्त मृदा है ना जी, उपयुक्त जलवायु है, उपयुक्त सिंचाई है, उपयुक्त क्या है, संसाधन है। ये सारा चीज़ आप ध्यान रखेंगे। साधन भी क्या होता है, उपलब्ध है। और बिहार के पश्चिम चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा धान का जो है उत्पादन होता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनने वाला है। बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षेप। बिहार में दलहन कैसे होता है उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, बिहार में जो है दलहन होता है, चना होता है, मसूरी होता है जिसको खेसारी वो है, मटर है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, ये प्रमुख हैं। और इसमें से कुछ फसल रबी फसल है। ठीक है ना, रबी फसल है, और साथ में कुछ फसल जो है उगाए जाते हैं। ठीक है, दलहन उत्पादन में पटना का स्थान सबसे आगे है, और जबकि औरंगाबाद में है, जबकि औरंगाबाद दूसरे और तीसरे स्थान पे है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य बताना है कि नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिएगा, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप भी देख लीजिए। देखिए, ये कह रहा है कि अपार जल संसाधन उपयोग के लिए, माने ऊपर जो है जो भी है यह कैसे, चलिए देखिए, लिखिएगा, अपार जल संसाधन के उपयोग से एवं बाढ़ की विभीषिका, सूखे की प्रचंडता को देखते हुए बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया, जिससे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन, पेयजल, औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन एवं यातायात का विकास हो सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नदी घाटी परियोजना का विकास किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को दीर्घ उत्तर में पूछेगा, जहां एम लगा हुआ है। बिहार के कृषि की अर्थव्यवस्था की ऋण है, इसको आपको अपने भाषा में लिखना है। तो हमने क्या लिखा है, देखिएगा, बिहार में अधिक समतल भूमि होने के कारण यहाँ मुख्य रूप से कृषि कार्य किया जाता है। बिहार में 80% जनसंख्या कृषि के कार्य में लगी हुई है, अर्थात उन्हें कृषि से ही रोजगार प्राप्त होता है, तथा कृषि से ही तो आप भाई रोजगार तो प्राप्त होगा कृषि से ही। उसके बाद से तथा कृषि उत्पाद के निर्यात और राज्य की जो है जो आय है उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इस प्रकार कृषि बेरोजगारी की समस्या को क्या कर सकती है, दूर कर सकती है। ठीक है ना, हुए अर्थव्यवस्था में भी सुधार करती है। अतः इससे सिद्ध होता है कि कृषि जो है बिहार की सुधरने वाली है। बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं, जो बिहार के नहर हैं, एक लाइन की बात कर रहे हैं, जो बिहार की जो नहरें हैं वो कैसी हैं, यहाँ के लिए देखिएगा, बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्या कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, बिहार में कह रहा है कि बिहार में, देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे, बिहार में अत्यधिक भूमि समतल तथा कृषि योग्य है। नहर का विकास भी समतल भूमि पर आसानी से होता है। बिहार में नदियों के विकास के कारण अधिक से अधिक समतल कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाते हैं, तथा कहीं पेड़ भी क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के किस भाषा में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों। तो चलिए अब फटाफट देखते हैं कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके पहले हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं। देखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बिहार में वहाँ दक्षिण भाग में जाइएगा ना, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। इधर देखिए, इधर गंगा जो दक्षिणी जो है गंगा है, और उसका जो मैदान है उधर की जो सिंचाई होती है अधिक मात्रा में होती है और करनी पड़ती है
आगे देखिएगा कि आवश्यकता होती है क्योंकि इस भाग की नदियाँ जो होती है ज़्यादातर बरसाती होती है। बरखा आएगा तो नदी भरल पानी दिखाई देगा, बरखा नहीं होगा तो नदी पानी नहीं दिखाई देगा। अर्थात वर्षा ऋतु में उसमें जल रहता है तथा उसके बाद वाला ऋतु में जल जो है सूख जाता है। इसलिए इस भाग को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण बताना। ये क्वेश्चन भी यही है, नोट कीजिए। बिहार में 4 वनों का जो है क्या करना है जी, अभाव में बताना है कि क्या कारण है, बताइएगा। पहला, अधिक कृषि भूमि। जब अधिक कृषि भूमि होगा तो पेड़ कटाएगा। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि हो गई है, तो जनसंख्या की जब वृद्धि होगी तो वन का दोहन होगा, वन का विनाश होगा। अगला, बिहार के अत्यंत कम घनत्व वाले जिला में कौन कौन है? तो बिहार के अत्यंत कम वाले घनत्व वाले जिला जो होते हैं वो कौन है जी? पश्चिम चंपारण है, बांका है, जमुई है, कैमूर है। ठीक है, इसका घनत्व 388 नहीं 82 होना चाहिए। हाँ ठीक है, 382 वर्ग की व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में 382 लोग रह रहे हैं। बिहार की जनसंख्या आकार को बताना है, तो बिहार भी भारत की धनी जो है राज्यों में से एक है ना जी। ऐसे लिखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा गया है कि क्या लिखा गया है कि आबादी भारत के घनी आबादी वाला राज्यों में से एक है। इसका मुख्य कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। यह जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है और महाराष्ट्र के बाद जो है तृतीय स्थान पर है, जहाँ ये देख लीजिए कितना है, 8,29,98,509 जनसंख्या जो है निवास करती है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.07% है। कौन? बिहार। घनत्व के दृष्टि से पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है। देखिएगा, जो बिहार की जनसंख्या है वो सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पर जनसंख्या बढ़ती है तो कहीं पर घटती है, ठीक है ना। कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है वो ठीक नहीं है और भौतिक विविधता भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य युग में नगरों का विकास हुआ था। आप देख लीजिए एक बार। अगला है, 2 प्राचीन और आधुनिक। देखो, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर है और आधुनिक में दानापुर है, डालमिया है, ये सब लिख लीजिएगा। अगला है हैस्वीर विधि। हैस्वीर विधि क्या होता है? आप ध्यान से देखिएगा कि हैस्वीर विधि क्या होता है। हैस्वीर विधि जो होता है वो ऊंचावच से निरूपण के लिए मानचित्र छोटी, महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है, जबकि पर्वतीय छायाकरण विधि के अंतर्गत ऊंचावच प्रदर्शन के लिए भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। वो क्या होता है कि ऊपर से प्रकाश पड़ने की जो है कल्पना की जाती है। अगला है, तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है? देखिएगा दोस्त, वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ना जी, ये सब जो है याद रखिएगा, मापी गई ऊंचाई को ही प्रदर्शित करने वाला चिन्ह को ही तल चिन्ह कहा जाता है, जबकि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की जाती है। चलिए, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? समोच्च रेखा से हम यही समझते हैं कि देखिए समोच्च रेखा से हम ये समझते हैं कि भूतल पर समुद्र जल तल से ना एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं या स्थानों को मिलकर क्या करते हैं? मिलकर चित्र बनाते हैं। अगला जो लिखा गया कि अस्तरंजन क्या है, तो अस्तरंजन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मानचित्रों में रंगों के विभिन्न अभावों के द्वारा ऊंचावच प्रदर्शन का एक मानक निश्चित किया गया है, जिसे अस्तरंजन कहा गया है। और इसमें जो जलीय भाग जो होते हैं वो नीला दिखाई देता है, जलीय भाग नीला दिखाई देता है, मैदानीय भाग हरा दिखाई देता है, पर्वतीय भाग का हल्का बादामी जो कत्थी होता है उस टाइप का दिखाई देता है, और बर्फीले भाग को ही सफ़ेद रंगों से दिखाया गया है। समुच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी पर है। तो ये रहा आप भूगोल का सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आप इतना देख करके समझ सकते हो, जो भी क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन था, जिस लेवल का क्वेश्चन था, मैंने सारा चीज़ करवा दिया है। और संसाधन को जिम्मरमैन ने कहा था, क्या संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये भूगोल का है। मैंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भूगोल करवा दिया। अब एक क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको जो है आप अंत तक जरूर देखें वीडियो। और एक काम कीजिएगा, भूगोल का जो ऑब्जेक्टिव है 65 क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, उसको जाकर के देखना है। और आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इतिहास भूगोल, सारा चीज़ करवाएंगे, आप चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।